इस दुनिया में कई तरह की पावर्स हैं, पर जो लोग हद से ज़्यादा पावरफुल होते हैं वह सेज, किंग और हीरो बनते हैं। और सबसे कॉमन हुआ है जिनके पास कोई पावर नहीं होती, और वो लोग विलेजर्स कहलाते संगीत हैं, जिनका लेवल नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक जाता है। लेकिन हमारा सिग्मा मिल्क कागामी एक विल्जर होते हुए भी लेवल नाजो नाउना पर है। पूरा ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि तलवारबाज और मैजिशियंस की दुनिया। अर्थ क्लियर में स्टेट्स विंडोज आने के बाद सब कुछ बदल गया। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर कागामी को देखते हैं, जो कि अपनी आज की कमाई को देख के काफी ज्यादा खुश था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पे एक ग्रीन स्लाइम एक बाप और बेटे की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों कमजोर विलेजर्स थे। जैसे ही वो उन पे अटैक करता है, ऊपर से एक कॉइन आके उसे मार देता है और स्लाइम के मरने पर कुछ पैसे निकलते हैं। कागामी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? तुम्हारे लेवल कम है, पर मॉन्स्टर्स को स्टेट्स विंडोज की समझ नहीं होती। वह आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को हराया? आखिर कैसे मॉन्स्टर्स से आगामी को जो पैसे मिले थे वो उस बच्चे को देता है और समझाता है कि सिर्फ एक स्लाइम को हराकर तुम्हें हो ब्रोंज कॉइन मिल सकते हैं। कितना मस्त है ना? वो लड़का कहता है कि मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और डरावने भी, मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। कागामी बोलता है कि यह सिर्फ तुम्हारी सोच है, चलो अपना ख्याल रखना, और वहां से जाने लगता है। वो लड़का उसे रोक के पूछता है कि क्या आप एक हीरो हो? तो कागामी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है और वो दोनों यह देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि कागामी भी उन्हीं की तरह एक विलेजर है, पर उसका लेवल नोसोल नोजनाइट है। अब हमें बताया जाता है कि हेक्साड्रिया नाम का एक छोटा सा आइलैंड देश, जो कि कभी जापान कहलाता था, वहां पर मॉन्स्टर्स के आते ही लोगों को जन्म से ही उनके रोल्स मिलने लगे। कुछ लोगों को वॉरियर, मंक, प्रीस्ट, मेज, थीफ, मर्चेंट, हंटर या फिर सोर्सर जैसे स्पेशल टैलेंट्स मिले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे उन्हें सेज, हीरो और किंग जैसे रोल्स मिले। लेकिन सबसे कॉमन और पावरलेस रोल विलेजर्स का है, जो कि लेवल 1 से लेकर 2 के बीच ही रहते हैं और गुजारा करने के लिए खेती या फिर इन चलाते हैं। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो कि एंशियंट कैवर्न नाम की एक जगह पे आई हुई थी, क्योंकि इस जगह पे एक लेजेंडरी होली स्वार्ड है। दूसरी तरफ हम वॉलमन सिटी को देखते हैं, जहां कागामी था, और वहीं एक कोरल नाम की लड़की कहती है कि यह वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया का लगभग 80% हिस्सा मॉन्स्टर्स के कब्जे में है। तो क्या इस दुनिया को बचाने के सफर में तुम मेरा साथ दोगे? रैक्स नाम का बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसका भी यही मिशन है। अब कागामी गिल्ड में अपने कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए उसे पूरे 5 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। यह देख के काफी सारे लोग हैरान थे कि इतने सारे पैसे, आखिर इसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, वो भी अकेले। और यह है कौन? अब वो गिल्ड शॉप के आगे से गुजर रहा था। उसे एक आइटम खरीदना है जो कि पूरे 10,000 गोल्ड का है, जिसके लिए उसे अभी 54,000 पैसा 20 गोल्ड और इकट्ठा करने हैं। फिर वह मॉन्स्टर क्वेस्ट की तरफ जाता है, जिन्हें देख के एडवेंचर्स बोल रहे थे, क्या यह लोग पागल हो गए हैं? इतने खतरनाक मॉन्स्टर क्वेस्ट, क्या यह हमें मरवाना चाहते हैं? पर अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो मोटा पैसा मिलेगा। कागामी देखता है कि एंशियंट कैबन में 30 ब्लू डेविल्स को मारने पर एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वो पूरी शाम यही करने वाला है। दूसरी तरफ काफी सारे एडवेंचर्स इकट्ठा हो रखे थे। रैक्सअप से पूछता है कि कैपिटल नए क्वेस्ट क्यों निकाल रही है, और लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए मर्सनरीज को क्यों हायर कर रहे हैं। इसका कारण है कि मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और यह सब डीमंस की वजह से है। वह जो माना एमिट करते हैं, उसी की वजह से यह मॉन्स्टर पैदा होते हैं, और वह सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। रैक्स बोलता है, इंसानियत के दुश्मन डीमंस हैं और उनका राजा डीमन किंग है, और इसीलिए अगर हम उस डीमन किंग को नहीं हराएंगे तो दुनिया में कभी सुकून नहीं आएगा। इधर कागामी आइसक्रीम खरीदते हुए यह सब सुन रहा था। रैक्स अनाउंस करता है कि मैं हीरो रैक्स अब पार्टी रिक्रूट कर रहा हूँ। वह पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अपनी स्किल्स पे भरोसा हो और वह मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। विलेजर्स देख के शॉक हो जाते हैं कि वह एक हीरो है, और उसके साथ की लड़की एक सेज है जो कि काफ़ी सुंदर भी है। यह देख के एक आदमी बोलता है, अरे मैं आ जाता हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो डीमन किंग का हारना तो पक्का है। तभी एक और आदमी ज्वाइन करने को बोलता है। फिर एक वॉरियर अपना स्टेट्स दिखाते हुए बताता है कि मैं 25 साल से मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और मेरा लेवल 6 है। लेकिन रैक्स कहता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। वो पूछता है, क्यों? रैक्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी। मेरी पार्टी में आने के सिर्फ 2 कंडीशन है कि क्या तुम मेरे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं। वो अपना लेवल दिखाता है, जो कि 9वीं था। यह देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि इतना संगीत तो एक्सपेक्टेड था, आखिर यह एक हीरो जो है। तभी वह वॉरियर पूछता है कि तुम्हारी सेज की लेवल क्या है? रैक्स बताता है कि उसका लेवल 2 ही है और इतना ही काफ़ी है। वह गुस्से में कहता है कि इसका तो मेरे से भी काफ़ी कम है। रैक्स उसे समझाता है कि वह एक सेज है और वक्त के साथ वह बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाएगी, और साथ ही
वो इस देश की प्रिंसेस भी है। वो किंग साइमन की तीसरी बेटी है जिसने सेज का रोल एक्सेप्ट किया और जिंदगी भर ट्रेनिंग ली है। वो काफ़ी बड़ी सोच वाली लड़की है जिसका नाम कानाजुकी कुरल हेक्स्ट्रिया है। और अगर राजा की बेटी डीमन किंग को हरा देती है तो दुनिया और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। फिर एक और आदमी बोलता है कि मेरा लेवल अत्ती है, मैं प्रीस्ट हूँ, तुम्हारे काम आऊँगा। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, अगर जर्नी लंबी हुई तो तुम थक जाओगे। फिर दूसरा प्रीस्ट आगे आता है और उसका लेवल दबोस था और वह सिर्फ 5 साल का था। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आगे और भी स्ट्रांग बन पाओगे, इसीलिए तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तभी टीना नाम की लड़की आगे आती है और बताती है कि मैं 17 साल की प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल 5 है, जिसे देख के रेक्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। यह देख के बाकी प्रीस्ट गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं अबे तुझे छोटी लड़कियां पसंद है क्या जो तुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। कागामी दूर से ये सब देख रहा था। वो बोलता है कि ये तो चारों तरफ सुंदर लड़कियों को हैरम बना के जर्नी पे जा रहा है और ऊपर से डीमन किंग को मारने पे जो शोहरत मिलेगी वो अलग। रैक्स बोलता है कि एक पर्सन की जगह और बची है। तभी वहां एक और सुंदर लड़की आती है। कागामी बोलता है कि हाँ भाई, जो करने से मोटिवेशन मिले वही करना चाहिए। अब वह एंशियंटा कैबिन में पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो अंधेरा होने से पहले इसे खत्म करते हैं और फिर शाम को मैं सुशी खाऊंगा। अंदर जाते ही उसे एक डेविल मिल जाता है। जैसे ही वह गुर्राता है, तागामी उसे एक ही मुक्के में चित कर देता है, जिसमें से उसे 6 सिल्वर कॉइन मिले थे और उसने 30 में से एक को मार दिया था। अब वह एक एक करके काफ़ी सारे डेविल्स को मारने लगता है, जिनमें से उसे रेयर ड्रॉप यानी ब्लू डेविल के हॉर्न मिलते हैं जो कि उतना ही माना एमिट करते हैं जितना कि डीमंस करते हैं और इसीलिए यह काफ़ी महंगे बिकेंगे। पर यह बात कागामी को नहीं पता थी। वो सोच रहा था कि देखने में तो ये कुछ खास नहीं लग रहे, पता नहीं कि इतने महंगे क्यों बिकते हैं। अब बस पता और डेविल मारने रह गए थे। उसे सामने एक परछाई दिखती है, पर जब वह जाकर देखता है तो वहाँ पे हीरो और उसकी पार्टी थी। उनके सामने भी डेविल आ देता है, पर हीरो एक ही अटैक से उसे मार देता है और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अटीना बोलती है कि मुझे लगा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रैक्स बोलता है शायद कोई ब्लू डेविल होगा, पर हमें देख के डर के भाग गया। कागामी छुपा हुआ था क्योंकि वह उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वह वहां से निकल लेता है। इधर कुरल उन्हें आगे बढ़ने को बोलती है, पर उसे कहती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही जोश में है, योहाइनस अपना ख्याल रखना। कुरल बोलती है कि मैं अभी एक सेज हूँ और तुम सबके बराबर हूँ, इसलिए तुम मुझे बस कांजू की कुरल हेक्स्ट्रिया बुलाओ। पर्णा कहती है कि यह तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मैं तुम्हें कुरल बुलाऊंगी और तुम मुझे पर्णा कह सकती हो। टीना भी उससे कहती है कि मैं भी आपको कुरल बुलाऊंगी। फिर पर्णा रैक्स से पूछती थी कि वैसे हम डंजन में क्यों आए हैं, जबकि डीमन किंग का कासल तो दूसरी तरफ है और टीना भी यही सोच रही थी। रैक्स एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे एक हिडन चेंबर है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को पता है। इन क्रश को फॉलो करके वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। पन्ना पूछती है लेकिन हमें वहाँ पे मिलेगा क्या। रैक्स बताता है एक लेजेंडरी से सीक्रेट स्वर्ड जो कि सिर्फ लेवल नाउती या फिर उससे ऊपर के हीरो ही इक्विप कर सकते हैं। यह सुन के वो दोनों हैरान थे। रैक्स बताता है कि वो एक अल्टीमेट वेपन है जो कि पहले किसी हीरो ने यूज नहीं किया। वरना सवाल करती है कि पर रॉयल फैमिली ने इसे अपने पास क्यों रखा। अगर वह पहले ही इसे किसी को दे देते तो डीमन किंग काफी पहले ही हार जाता। रैक समझाता है कि हीरो का रोल काफी रेयर तो है, लेकिन वो यूनिक नहीं है। काफी सारे हीरोज हो सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं की वो हीरो डीमन किंग को हराएगा, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर रखा। वो लोग रॉयल फैमिली में किसी हीरो के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था सिर्फ रॉयल फैमिली वालों पर ही भरोसा कर सकते हैं। टीना पूछती है फिर आपको इस बारे में कैसे पता। रेक्स कहता है कि कुरल इस किंगडम की प्रिंसेस है और राजा अपनी प्यारी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए जब मैंने उन्हें बताया कि हम पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वॉर्ड के बारे में बता दिया। रेक्स कॉन्फिडेंट होकर बोलता है एक हीरो, एक सेज और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, अब उस डीमन किंग का हारना पक्का है, इसीलिए चलो इस दुनिया के सालों पुरानी इच्छा को पूरा करते हैं। टीना बोलती है कि हमने सच में काफ़ी ऑसम पार्टी जॉय की है। पराना कहती है शायद हमारी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के लिए यहाँ आई थी और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। इधर डेविल्स ने काकामको को चारों तरफ से घेर रखा था, पर वो उन सबको काफ़ी आसानी से मार देता है, जिनसे उसे नेसोपन सिल्वर मिलते हैं और अब सिर्फ 2 और मारने बचे थे। लेकिन वो हैरान था कि इस डंजन में कुछ ज़्यादा ही मॉइसर मिल रहे हैं। वो एक और डेविल को मार के सोचता है कि नॉर्मल हालात में मुझे सिर्फ 10 को क्लियर करने में पूरा 1 घंटा लग जाता। तभी एलिस वहाँ से भागती हुई जाती है। कागामी उसे देख के चिल्लाता है अरे रुको, वो जगह सेफ नहीं है। पर वो यह देख के हैरान हो जाता है कि वो मॉन्सर उस लड़की को कुछ भी नहीं करते और वो उन सभी को एक ही बारी में मार देता है। इधर हीरो भी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे थे।
परना बताती है कि मैंने सुना था लेवल साबनी के ऊपर के कम से कम 4 एडवेंचर्स के बिना यहाँ पे आना खतरनाक होता है। लगता है यह बात सच थी। रैक्स एग्री करता है पर फिर भी यह कुछ ज्यादा ही था। खुरल उसे हील करने के लिए टीना का शुक्रिया अदा करती है और रैक्स को हील करने को कहती है। उसे हील करते हुए टीना बताती है कि मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमें अभी भी काफी दूर जाना है। वो हैरान थी कि परना को लड़ाई में बिल्कुल चोट नहीं आई और उसकी तारीफ करती है। परा बताती है कि मैं सिर्फ एक मेज हूँ लेकिन डंजन में अकेले जाने और लड़ने का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। कुरल माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। रैक्स कहता है कोई बात नहीं, तुम भी बहुत मेहनत से लड़ रही हो। वो आगे इशारा करके दिखाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे लेजेंडरी सेक्रेट स्वॉर्ड को रखा गया है। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वही लड़की थी जिसे देख के रैक्स गुस्से में बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। कुरल बताती है कि इसके अंदर से काफ़ी पावरफुल माना निकल रहा है। रैक्स समझ जाता है कि वो एक डीमन है और इसी वजह से डंजन में इतने सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। वो देखता है कि वहाँ पे सेक्रेट स्वॉर्ड नहीं है। वो एलिस पे चिल्लाता है कि तुमने सेक्रेट स्वॉर्ड के साथ क्या किया, तुमने वो स्वॉर्ड कैसे चुराई। एलिस बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने वह स्वॉर्ड ली है। वरना बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वह स्वॉर्ड छुपा सकती है। पर फिर भी अब रैक्स गुस्से में बोलता है कि डीमन हमारे दुश्मन है, हमारे पास कोई चांस नहीं है। इसीलिए चाचा है, यह बच्ची ही क्यों ना हो, मैं इस पे कोई रहम नहीं करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने लगता है। वहीं बाकी सब भी अपने काफ़ी पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वहाँ पे धमाका होता है। पर टाइम पे आके कागामी ने उसे बचा लिया था। वो बोलता है कि एक बच्ची पे सब लोग मिलके अटैक कर रहे हो, बहुत ही घटिया हरकत है। रैक्स पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम उसके साथ हो। कागामी बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विल्जर हूँ। रैक्स कहता है एक विल्जर, तुमने हमारा अटैक कैसे ब्लॉक किया, तुमने कौन सा आइटम यूज़ किया है। कागामी बताता है कि असल में मैंने उन्हें हाथ से पकड़ के ही क्रश कर दिया था। रैक्स कहता है यह इम्पॉसिबल है, विलेजर्स में ऐसी ताकत नहीं होती, तुम झूठ बोल रहे हो। कागामी बोलता है कि हाँ समझ सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा ही। और वह अपना स्टेटस दिखाता है कि वह सच में एक विल्जर है। कुरल पूछती है पर तुम उस बच्चे की प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो, देखो उसके सर पे होने की निशानी है। कागामी बात को घुमाते हुए बोलता है अरे सुनो, यह हॉर्स तो बस उसका स्टाइल है, उसने हेयर एक्सेसरीज पहन रखी है, सही कहा ना छोटी बहन। कुरल कंफ्यूज होकर पूछती है क्या यह तुम्हारी छोटी बहन है। कागामी झूठ बोलता है कि हाँ और उसे काफ़ी सारे ब्लू हॉर्स दिखाता है कि हमने ये क्वेस्ट लिया था और इसी वजह से हमारे पास काफ़ी सारे हॉर्न्स इकट्ठा हो गए। टीना बोलती है अच्छा तो इसी वजह से इतना पावरफुल माना सेंस हो रहा था। वो उसे अपना कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है। रैक्स बोलता है कि चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर यह बताओ कि तुम्हारी बहन इस रूम में क्या कर रही थी और यहाँ पे जो सीक्रेट स्वॉर्ड थी उसका क्या हुआ। कागामी पूछता है सेक्रेट स्वॉर्ड, फिर उसे याद आता है। वो कहता है कि माफ़ करना, वो तो मैंने ले लिया था। मैं इस कैवरन में काफ़ी पहले आया था और तब मुझे वो स्वॉर्ड मिला, पर मैंने उसे मार्केट में मर्चेंट को बेच दिया। वो कहता है कि तुम लोग अब जाकर बता रहे हो कि वो इम्पॉर्टेंट था। रैक्स गुस्से में कहता है कि वो रॉयल फैमिली की जनरेशनल स्वॉर्ड थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कागामी माफ़ी मांगते हुए बोलता है रॉयल फैमिली क्या वो राजा की थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। रेक्स बोलता है उस सीक्रेट स्वॉर्ड में एंशियंट सेजेस का माना भरा हुआ था, सिर्फ हीरो रोल वाला ही उसे निकाल सकता था। कागामी बताता है कि हाँ वो काफ़ी भारी थी, निकालने में थोड़ी मेहनत लगी पर मैंने निकाल लिया था। रैक्स कहता है झूठ मत बोल, तुम्हारे जैसा विल्जर ऐसा नहीं कर सकता। तभी कागामी एक बड़ा सा स्टोन उठा लेता है और फिर अपना लेवल दिखाता है। यह देख कि रैक्स शॉक हो जाता है और वह पूछता है कि तुम्हारा लेवल इतना, यह तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम इस लेवल पे कैसे पहुंचे, तुम तो सिर्फ विल्जर हो। काकामी कहता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, रोज मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते। रैक्स बोलता है कि मैं भी तो रोज लड़ता हूँ, बल्कि मैंने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारे होंगे। काकामी टोंट मारता है कि हाँ हाँ तुम्हारा तो काम ही मारने का है। खुरल गुस्से में बोलती है कि वो सेक्रेट स्वॉर्ड रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मतलब तुमने मेरे घर का खजाना चुराया है। कागामी पूछता है क्या मैं उसे पैसे देकर सेटल नहीं कर सकता। क्रल साफ मना कर देती है और बोलती है कि वो स्वॉर्ड डीमन किंग को हराने के लिए बनी थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। कागामी पूछता है तो फिर मैं क्या करूं। वो ऑफर देती है कि क्या तुम हमारी पार्टी जॉय करोगे और हमारे साथ उस डीमन किंग को हराओगे। पर कागामी झट से मना कर देता है। रैक्स हैरानी से पूछता है कि क्यों, तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम तो अकेले ही उस डीमन किंग को हरा सकते हो। कागामी रिप्लाई देता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं बस रोज का गुजारा करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं डीमन किंग को हंट करने वाला काम नहीं करना चाहता। ऐसे काम मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, वैसे भी डीमन किंग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। कुरल सवाल करती है कि क्या जो लोग तकलीफ में है तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी, क्या अमीरी और शहरत नहीं चाहिए। कागामी बोलता है कि अमीरी तो चाहिए पर शहरत का इतना शौक नहीं, और वैसे भी जो लोग मुझे दुखी मिलेंगे उनकी मदद मैं जरूर करूंगा।
कुरल कहती है कि यह रीजन काफ़ी होना चाहिए लड़ने के लिए, और अगर यह भी काफ़ी नहीं है तो जब डीमन किंग हार जाएगा तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। यह सुनकर रेक्स को झटका लगता है, पर कागामी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। कुरल फिर पूछती है कि क्या तुम ऐसा कुछ हासिल नहीं करना चाहते जो पहले किसी ने नहीं किया हो। कागामी बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूं और डीमन किंग को हराना मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे हो वह गलत है, पर जो बात तुमने पहले कही कि लोग तकलीफ में है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यह जताना चाह रहे हो कि सही और गलत की पहचान बस तुम्हें है और बस तुम ही हो जिन्हें लोगों की परवाह है। फिर वो एलिस को लेके वहां से जाने लगता है और जाते हुए वो रैक्स के कान में बोलता है कि यह दुनिया कैसे काम करती है। अभी तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बाहर आते आते रात हो गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वह रात होने से पहले ही अपना काम निपटा लेगा। अब वह जाने लगता है। तभी एलिस कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रही थी, प्लीज मुझसे। वो हैरान हो जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और कागामी उसका प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुमसे शादी शायद 100 मिलियन साल बाद करूं, और वहां से जाने लगता है। एलिस उसे रोकते हुए कहती है कि मत जाओ। काकामी उसे समझाता है कि देखो, मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे मैच्योर लेडीज पसंद है जिनका फिगर एकदम हार ग्लास जैसा होता है। जिस पे एलिस कहती है कि तुम्हें बिल्कुल अभी करने की जरूरत नहीं है, तुम 1 साल में नहीं 30 साल बाद कर सकते हो। फिर कागामी उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे यह बताओ, आखिर तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का क्या करना चाहती थी? तो एलिस सैड होकर बताती है कि मेरे पापा बहुत बीमार है, तो मैंने सोचा अगर किसी हीरो को वो सेक्रेड स्वॉर्ड मिल गई तो वो उन्हें मार सकता है। कागामी पूछता है, मतलब अगर स्वॉर्ड ना हो तो वह जिंदा रह सकते हैं? आखिर तुम्हारे डैड असल में है कौन? एलिस थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि वह डीमन किंग है। कागामी सरप्राइज होकर कहता है कि रुको, तुम उस बूढ़े की बेटी हो। अच्छा, तो वह बीमार है। एलिस बताती है कि उन्हें बेड पर लेटे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। रुको, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? कागामी कहता है, हाँ, हमारी 1-2 बार टक्कर हो चुकी है। एलिस पूछती है, तो क्या इसी वजह से तुमने उन्हें मारने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी? कागामी बोलता है कि नहीं, बस मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि डीमन हॉर्न से जो माना निकलता है वो मॉन्स्टर क्रिएट करता है जो इंसानों पे अटैक करते हैं, और इसीलिए डीमंस को कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इंसान खुद उनसे नफरत करते हैं। पर एलिस बोलती है कि मैं इंसानों के साथ क्वेस्ट चाहती हूँ। मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि डीमंस और ह्यूमंस साथ रह सकते हैं। कागामी बोलता है, और इसीलिए संगीत, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीमंस भी इंसानों से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, और बहुत से लोग यह जानते हैं। इसीलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास हॉर्न्स हैं। ऐसा बस इसलिए है क्योंकि तुम डीमन पैदा हुई हो। अब इसमें जो चीज़ गलत है वो है इस दुनिया का सिस्टम। एलिस उससे पूछती है कि तुम डीमंस को क्यों नहीं मारना चाहते? तो काकामी रिप्लाई देता है, क्योंकि यह बकवास है, और वहां से जाने लगता है और एलिस उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ टीना गुस्से में बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उस विल्जर का प्रॉब्लम क्या था। वरना पूछती है कि अब हम क्या करें, क्या हम सीक्रेट स्वॉर्ड के बिना ही डीमन किंग को हंट करेंगे? तो कुरल समझाती है कि हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा, और अभी के लिए वमन सिटी वापस चलते हैं। पर रैक्स को थोड़ा खोया हुआ देख के वो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर रैक्स बताता है कि उसने कुछ स्ट्रेंज बात की, ये दुनिया कैसे काम करती है। अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। रैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। कुरल पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? रैक्स कहता है, पता नहीं, पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। उस विलेजर से भी ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। फिर हमारा सीन चेंज होता है। कागामी एलिस से पूछता है कि तुम कितनी देर तक मुझे फॉलो करती रहोगी, क्योंकि हम टाउन पहुंचने ही वाले हैं। तो एलिस कहती है, मुझे एक फेवर चाहिए था। कागामी कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। एलिस कहती है, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी, क्या तुम मुझे एक चीज़ खरीद के दे सकते हो? वो एक मेडिसिन है, स्पिरिट ब्लेसिंग पोर्शन, और मैंने सुना है कि वो इसी एरिया में मिलता है, और मेरे पास पैसे भी हैं, 500 सिल्वर। कागामी बताता है कि स्पिरिट ब्लेसिंग पोर्शन की कीमत पूरे 10 गोल्ड है। यह सुनकर वह शॉक होती है। कागामी उसे जाने को कहता है तो एलिस उससे एक और रिक्वेस्ट करती है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? क्योंकि मुझे अपने पापा को बचाना है, क्योंकि अभी तो ह्यूमंस सिर्फ उनके पीछे पड़े हैं। अगर वह मर गए तो वह बाकी सब डिमंस के पीछे पड़ जाएंगे। कागामी उसे समझाता है कि अगर तुमने उन्हें बचा भी लिया तो भी ह्यूमंस उन्हें टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी एक ना एक दिन वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें इंसानों से नफरत नहीं है? एलिस कहती है कि नफरत करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम कौन सा उनसे बेहतर है? काकामी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी डीमंस होते हैं। एलिस कहती है कि मुझे भी ऐसे इंसान से मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि विश्वास रखो, ऐसे लोग सच में एक्सिस्ट करते हैं।
कागामी कहता है पर हमारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं। पर एलिस एस कहती है कि अभी ना भी हो, लेकिन एक दिन हमें रास्ता जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगी और मैं ह्यूमंस और डीमंस को साथ लाके रहूंगी। कागामी अपने पास से एक कपड़ा निकालता है और उसे घूमने को कहता है। वो उसके हॉर्न्स पे वो कपड़ा बांधते हुए कहता है, मैं तुम्हें वो पोर्शन खरीद के दूंगा पर तुम मेरे साथ चलोगी। एलिस बोलती है कि मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरे हॉर्न से माना निकल रहा है। पर कागामी के वो कपड़ा बांधने से उससे माना एमिट होना बंद हो गया था। एलिस पूछती है कि तुमने यह कैसे किया। कागामी एक्सप्लेन करता है कि यह स्पेशल क्लॉथ है जो कि माना को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मैंने तुम्हारे हॉर्न्स पे लपेट दिया। एलिस पूछती है कि यह तुमने कैसे बनाया। कागामी समझाता है कि स्पॉन ब्लॉक के बारे में तो तुम जानती ही होगी। वो चीज़ माना को अब्सॉर्ब करती है और मॉन्सर को स्पॉन करती है। जैसे ही वो मॉन्सर को स्पॉन करे, अगर उसी वक्त तुम उसे तोड़ दो तो उसके अंदर से कुछ मिनरल्स मिलते हैं। फिर वो बोलता है, आखिर यह मॉन्सर्स होते क्या है। उस कपड़े को देख के एलिस कहती है कि इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमन हॉर्स के लिए बनाया गया हो। आखिर यह तुम्हारे पास क्यों है। कागामी टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद वो वमन सिटी में आ चुके थे, जिसे देख के एलिस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी एक मर्चेंट उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे पहली बार आई हो। एलिस कहती है हाँ। मर्चेंट कहता है तुम कितनी प्यारी हो और उसे एक एप्पल दे देता है। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसे काफ़ी पसंद आता है। वहाँ मार्केट में काफ़ी सारे लोग सामान बेच रहे थे। कुछ सामान ब्रॉन्ज कॉइन में मिल रहे थे और कुछ सिल्वर कॉइन्स में। एलिस उससे पूछती है कि इस एप्पल की कीमत क्या होगी। कागादामी बताता है कि लगभग मत्सत ब्रॉन्ज और हज़ारा ब्रॉन्ज में अच्छा खासा डिनर हो जाता है, जबकि एक सिल्वर कॉइन में तुम अच्छी खासी पार्टी कर सकते हो। एलिस कैलकुलेशन करते हुए पूछती है कि हज़ारा ब्रॉन्ज के बराबर एक सिल्वर कॉइन होता है और 10,000 सिल्वर के बराबर एक गोल्ड। सही कहा ना। कागामी हाँ कहता है और बताता है कि तुम एक गोल्ड से एक छोटा सा घर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हें नोबल्स लोगो वाला फैंसी घर चाहिए तो लगभग 65 गोल्ड लग जाएंगे। एलिस हैरान होकर पूछती है तो फिर 10 गोल्ड। कागामी एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट बाइंडिंग पोशन एक पेनेसिया है जो कि स्किन उम्र का बढ़ना और रिंकल्स को भी रोकता है, और जो अमीर नोबल्स लोग होते हैं वो भी अगर लकी हुए तो साल में एक बार ही उसे यूज़ कर पाते हैं। एलिस थोड़ा सैड होकर बोलती है, लगता है 500 सिल्वर में उसे खरीदने की सोचना मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन आप श्योर तो हो ना कि आप मुझे वह दिलाओगे, क्योंकि यह बहुत सारे पैसे हैं। कागामी पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या। वह कहता है ठीक है, मैं डीमन किंग से यह पैसे वापस ले लूंगा। एलिस कहती है वह जरूर दे देंगे, उनके कासल में काफी सारी ज्वेलरी है। कागामी कहता है तो फिर मैं पुतन गोल्ड के बराबर ज्वेलरी लूंगा। एलिस बोलती है कि तो 5 गोल्ड एक्स्ट्रा हो गए। कागामी कहता है कि यह तुम्हें कासल तक वापस छोड़ने का बोनस है, इतना तो बनता ही है। वो उसे छोड़ने जाएगा। यह सुनकर एलिस खुश हो जाती है। अब एक इन में एलिस बेड के मजे ले रही थी। कागामी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर वेट करो, मैं पोशन खरीदने के बाद अपने एक दोस्त को साथ में लेके आऊँगा। वो एक्सप्लेन करता है कि जर्नी के वक्त एक इंसान और होना चाहिए जो कि मेरे लड़ने के वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एडवेंचर्स फिर से तुम पर अटैक कर सकते हैं। और देखो, मेरे लॉर्ड के आने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर हम काफ़ी सारे क्रोस को देखते हैं जिनके ऊपर मीनो नाम का डीमन आ रहा था। वो कहता है इंसानों डर से कांप उठो। इधर एलिस सोच रही थी कि वो सही कह रहा है, डीमंस इंसानियत के दुश्मन है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नादान बन रही थी। तभी बाहर से कागामी दरवाज़ा खोलने को कहता है। एलिस खुशी से जाके दरवाजा खोलती है, पर उसके सामने मर्दाना खली खड़ा हुआ था। वह बोलता है अरे कितनी प्यारी और छोटी सी। यह देख के एलिस डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो ये पीछे से कागामी पूछता है क्या हुआ। अब वो टकाको नाम का बंदा चाय पीते हुए कहता है कि रात में चाय का मजा बिल्कुल अलग ही होता है। तभी कागामी एलिस को एक रिबन देते हुए कहता है कि यह लो, इसे हॉर्स पे लगा लेना। एलिस उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है क्या यह तुम्हारा दोस्त है। टाका में इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि हाँ, यह टकाको है, सबसे बेस्ट मंक जिसे मैं जानता हूँ। टकाको उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मिलके खुशी हुई, मैं टकाको बिल्डर हूँ लेवल ओतोरवीस और देखने से नहीं लगता होगा, लेकिन मैं एक मंक हूँ। वह बताता है कि मैंने सारी सिचुएशन के बारे में सुन लिया है और मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कागामी उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, टकाको को पता है कि तुम डीमन हो, फिर भी वह तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। टकाको एक्सप्लेन करता है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि डीमंस को मरना ही चाहिए, लेकिन एक दिन जब मैं जंगल में मरने वाला था तो एक डीमन ने मेरी जान बचाई। तब से मैं सोचने लगा कि ह्यूमंस और डीमंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। वो बताता है कि इसीलिए मैंने एडवेंचरर की लाइफ छोड़ दी और अब मैं टाउन में बार और क्लब चलाने की शांति भरी जिंदगी जीता हूँ। कागामी बोलता है कि मैं एक दिन कस्टमर बन के आया था और उसके बाद हम दोनों की काफ़ी अच्छे से बातें होने लगी। तो टकाकू थोड़ा शर्माते हुए कहता है ओ कागामी, कितने दिन हो गए तुम मेरे यहाँ पे आए ही नहीं। और वो उसके मुक्का धर देता है। एलिस उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ।
ताकाकू बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत दिनों से कैंपिंग कर रही थी ना, शायद इसीलिए। वैसे क्या तुम नहाना पसंद करोगी? पास ही में एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक डीमन भी काफ़ी कंफर्टेबली जा सकती है। इधर उसके पंच से बेचारा कागामी अभी भी दर्द में था। टकाको उससे पूछता है, क्या हम दोनों साथ में नहाने चलें? संगीत एलिस राजी तो हो जाती है, पर झिझकते हुए कहती है, लेकिन जिसे देख के ककागामी क्लियर करता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि तकाको चांद एक लड़की है, जिसे सुनकर एलिस को झटका लगता है। मुझे भी लगा था। वो पूछती है कि अगर यह लड़की है तो वो चीज़ कहाँ पे है? कागामी समझाता है कि उसने अपने चेस्ट के सारे फैट को मसल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसपे तकाको थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करती है और कहती है, कागामी तुम कितने बदतमीज हो, और उसके लात धर देती है जिससे उसके मुझसे खून निकलने लगा था। वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग आपस में दोस्ती बढ़ाओ, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एलिस कहती है कि आप तो बहुत ही स्ट्रांग हो, क्योंकि कागामी का लेवल दनोजोनोस्ती है, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत बुरी तरह हर्ट किया था। तकाको उसे समझाती है कि कागामी एक विल्जर है और एक मंक सेम लेवल पे भी विल्जर से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। यह सुन के एलिस हैरान होती है। तकाको उसे क्लियर करती है कि हम मंक क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, और हर सतो लेवल पे हमें एक स्पेशल कॉम्बैट स्किल मिलती है, और मेरी स्किल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी एक फेयर फाइट मैं कागामी के सामने नहीं टिक पाऊंगी। एलिस पूछती है, उनके लेवल की वजह से। वो कहती है, वो भी एक चीज़ है, लेकिन कागामी खुद में ही काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इधर कागामी अपने पास्ट को याद कर रहा था, जब उसके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार डाला था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर से लड़ने लगा। लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो उसकी मॉम को भी मार दिया गया था। एलिस क्यूरियस होकर पूछती है कि कागामी इतना स्ट्रांग कैसे हुए, जिस पर तका कोको बताती है कि उसने बहुत सारी लड़ाई की होगी, क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें जनरली हायर लेवल के मॉन्स्टर्स को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एलिस हैरानी से कहती है, लेकिन लेवल 999, मुझे तो 500 लेवल से ऊपर का कोई मॉन्स्टर भी नहीं पता। टका को सरप्राइज थी कि 500 लेवल के भी मॉन्स्टर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई लेवल 999 पे पहुंच के तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश करेगा? वो कहती है हाँ। तकाको उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, कागामी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। एलिस पूछती है, लेकिन क्यों? तकाको एक्सप्लेन करती है कि कागामी में एक ऐसी चीज़ की कमी है जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए काफ़ी प्रेसियस होती है, और वो एक अल्टीमेट इडियट भी है। एलिस क्यूरियस होकर पूछती है कि आखिर वो प्रेसियस चीज़ क्या है? तकाको बोलती है, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, हमारे साथ ट्रैवल करते करते तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी बातें तुम्हें एक साथ तो नहीं बता सकती। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और लेवल 4 पेंसिक के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जो कि डायरेक्ट आसमान से गिर रहे थे। उनमें से एक कागामी के रूम में गिरता है। ऊपर से मीनो अनाउंस करता है कि डीमन किंग ने ह्यूमैनिटी पे एक फुल स्केल अटैक शुरू कर दिया है, और लोगों पे हमेशा के लिए हमारा कंट्रोल होगा। यह सुन के एलिस उदास होते हुए कहती है कि डीमन किंग की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है। वो देखती है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स मासूम ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। वो कहती है, इस तरह से तो ह्यूमंस और डीमंस एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। इधर कागामी एक मॉन्स्टर को उठाकर वापस पार्सल कर देता है, जिससे उनका क्रो भी खत्म हो जाता है। कागामी सोचता है कि यार, उस मॉन्स्टर से जो पैसे गिरे होंगे वह बाकी लोगों ने उठा लिए होंगे। उसके पास और भी मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन सभी को ऊपर फेंक देता है। देख के मिनो बोलता है कि कोई ब्लडी बफर्स को ऊपर फेंक रहा है, क्या यह कोई हीरो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिस यह देख के पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तकाको बोलती है कि यह काम सिर्फ कागामी ही कर सकता है, और इधर वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। तभी उसकी नज़र ऊपर डीमन पे पड़ती है, और इधर एलिस थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने हीरो था जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा था। एलिस तकाको को बताती है कि कागामी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। इधर रैक्स अपनी टीम को कमांड देता है कि हमें उन्हें नीचे आने से पहले मारना होगा। वो अपनी स्वार्ड उठाता है और लाइटनिंग अटैक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। कुरल सबका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि यह एडवेंचर्स का टाउन है, और अब वक्त आ गया है खड़े होकर लड़ने का, इसीलिए सभी लोग मेरे साथ मिलकर डीमन याना आर्मी को हराओ। यह सुनकर सब में जोश आ जाता है। रैक्स फिर से अपना अटैक रेडी करता है और बोलता है कि सभी लोग साथ मिलकर मुझे फॉलो करो। पर जैसे ही वो अटैक करता है, कागामी उसके सामने एक मॉन्स्टर फेंक देता है। रैक्स गुस्से में कहता है कि तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए, और कुरल भी बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर शो ऑफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है क्या, या फिर तुम सच में डीमन किंग के साथ मिले हो? कागामी आराम से उन्हें समझाता है कि तुम्हारा फुल अटैक करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ही अभी हम लोग सिटी के अंदर हैं, और अगर तुम मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक साथ काफ़ी सारे मॉन्स्टर नीचे गिर पड़े तो फिर क्या होगा? और जिस तरह के तुम्हारे वेपन्स थे, अगर उसे तुम्हारा निशाना चूक गया और वो किसी मासूम के ऊपर जाकर गिरा तो क्या उसकी जान नहीं जाएगी? खुरल थोड़ा झिझक रही थी,
कागामी कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान को 10 में से 3 मार्क्स दूंगा और उसूफ के सर पर मारता है। खुरल कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? किसी मर्द ने पहली बार मेरे सर पे मारा है। तभी वहां टकाकू भी आ जाती है। टीन आगे पूछती है, क्या वह तुम ही थे जो कि मॉन्स्टर्स को ऊपर फेंक रहे थे? परना सवाल करती है कि अगर तुम ही मॉन्स्टर्स को फेंक रहे हो तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई मैजिक नहीं है? जिसे सुनकर एलिस भी हैरान होती है और पूछती है, कागामी सान, क्या तुम्हारे पास सच में मैजिक नहीं है? वरना कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें कागामी सान बुला रही है। काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि यह हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। एलिस थोड़ी परेशान थी, पर वो कहता है कि टेंशन मत लो। तभी आसमान से मीनो फिर से चिल्लाता है कि डीमन किंग की आर्मी बहुत ही पावरफुल है और तुम लोग इससे नहीं बच सकते। कागामी एलिस से पूछता है कि यह कौन है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? एलिस बताती है कि यह मीनो है। इसकी फैमिली कई जनरेशन से मेरे फादर को सर्व कर रही है। अब कुरल आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डीमन किंग की आर्मी को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। कागामी पूछता है, लेकिन क्यों? खुरल समझाती है कि उन्हें नहीं पता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए ताकि वह फ्यूचर में कभी भी हम पर दोबारा अटैक ना करें। कागामी उसे काउंटर करते हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो यह बात समझ में क्यों नहीं आई कि शायद वह पूरी दुनिया में रेड कर रहे हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि कौन सी सिटीज में इन्वेट किया जा सकता है। तो ऐसे में अपनी ताकत ना दिखाना ही ज्यादा बेहतर है, जिससे वह कमजोर सिटीज की तरफ ना जाए। परा उसकी बात से एग्री करती है। कागामी आगे बताता है कि एनिमी को सिर्फ भगाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। पहले यह पता करो कि वो आखिर चाहते क्या है। ऐसी सिचुएशन में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकती हो। कुरल कंफ्यूज थी क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में सोचा तक नहीं था। कागामी तकाको को इशारा करता है और बोलता है कि मैं खुद जाके उस डीमन कमांडर से बात करूंगा और वह एक लंबी जंप करता है। यह देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि यह उड़ कैसे गया। पर्णना बोलती है, क्या वह सच में डीमन से मिलने जा रहा है? कितना लापरवाह है। अब टकाको भी एक जंप करके उसके पीछे आने लगती है और उससे कहती है कि हमारी फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू होने वाली है, लेकिन तुम जिंदा लौटोगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। और वो उसे जोर से आगे धकेलती है जिससे वह पूरी स्पीड में ऊपर चला जाता है। मीनो देख के हैरान था कि अभी तक तो सिर्फ मॉन्स्टर उड़ रहे थे और अब इंसान भी उड़ रहे हैं। आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है? तभी कागामी उसके क्रो पे कूद जाता है, जिसे देख के वह पूछता है कि तुम कौन हो? कागामी कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विल्जर हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।